नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे। आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में मेनली रिफ्यूजी लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। ऐसे लोग, एग्जाम्पल के तौर पर, जब श्रीलंका में सिविल वार चल रहा था, ठीक है, दो समुदायों के बीच में जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वहाँ रहने वाले जो तमिल इंडियन हैं, श्रीलंकन तमिल हैं, वो भाग करके कहाँ शरण लेते हैं? इंडिया आते हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि लैंग्वेज एक सी है और भाषा एक सी है, ठीक है, और थोड़ा सा अपनापन भी पास में भी पड़ता है। इसी प्रकार से जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, ठीक है, म्यांमार से, बांग्लादेश से आकर के हमारे यहाँ पर रह रहे हैं रिफ्यूजी कैंप में। इन लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है, कौन कौन सी सुविधाएं इनको मिल पा रही हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ अभी करना बाकी है इंटरनेशनल समुदाय को। तो आज का आर्टिकल मेनली फोकस करता है रिफ्यूजी लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत कम लोगों के द्वारा इनकी आवाज़ उठाई जाती है। यहाँ तक कि सरकारें भी इस मामले में बहुत कम ध्यान देती हैं। तो एक आर्टिकल हमारा श्रीलंकन जो तमिल लोग हैं, इंडिया में रह रहे हैं, साउथ वाले हिस्से में ज़्यादातर ये लोग रह रहे हैं, तो वहाँ की सरकारों ने इनके लिए क्या क्या किया है। सेकंड वाला हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो रोहिंग्या मुस्लिम लोगों से रिलेटेड है कि वो लोग वहाँ से यदि आए हैं यहाँ पर तो किस कंडीशन में रह रहे हैं, कौन कौन सी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका आ जाती है फिर एनजीओ की, ठीक है, जिनको हम गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन बोलते हैं। तो ये लोगों के लिए दिक्कत ये हो गई है कि ये इंडिया से इनको उतना पैसा मिल नहीं पाता है, बाहर से ये लोग मदद ले नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे एनजीओस को सरकार ने बंद कर दिया उनका रजिस्ट्रेशन, तो ये सारी समस्याओं को ये लोग फेस कर रहे हैं। अब ये लोग रोहिंग्याओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास में पैसे की कमी है, तो ये उतनी मदद नहीं कर पाते हैं जितनी होनी चाहिए। तो इन सब बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में। पार्टिकुलरली रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से, बांग्लादेश से भागकर इंडिया आए हैं और इंडिया में रिफ्यूजी कैंप में ये लोग शरण पा करके रह रहे हैं। सबसे पहले हम इनके इतिहास के बारे में यदि चर्चा करें तो देखिए, रोहिंग्या लोग कहाँ के माने जाते हैं? म्यांमार के माने जाते हैं। लेकिन म्यांमार की सरकार इनको अपनी नागरिक के तौर पर नहीं मानती है, इसलिए उनको सिटीजनशिप से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये हो गया है इनका कोई देश ही नहीं है, बिना देश के ये लोग रह रहे हैं। रोहिंग्या लोग म्यांमार के रखाइन प्रोविंस, रखाइन स्टेट जिसको हम अराकान भी कहते हैं, यहाँ के मूल निवासी धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों का एक समूह है, ठीक है। मेनली ये लोग मुस्लिम हैं और इंडो आर्यन जाति ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हिस्टोरिकल यदि हम बातचीत करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेशीकरण से भी पहले इस इलाके में रह रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें 1400 ईस्वी के आसपास कई सारे जो रोहिंग्या लोग हैं म्यांमार के अराकान प्रांत में आकर बस गए थे। इनमें से कई लोग 1430 ईस्वी में अराकान पर शासन करने वाले बौद्ध राजा नारा नीखला के दरबार में नौकरी करते थे। इस राजा ने मुस्लिम सलाहकारों और दरबारियों को अपनी राजधानी में शरण दी थी। ये इनकी हिस्ट्री हो गई है। अब हम देखते हैं कि भाई क्या होता है। एक छोटी सी घटना यहाँ पर बताई जा रही है कि म्यांमार में दंगे शुरू होते हैं। दंगे शुरू होने के बाद यहाँ का जो शासन है, यहाँ की जो मिलिट्री है, इनको ऑर्डर दे देती है कि भाई इन जो भी दिखे एकदम ख़त्म करना है इनको। अब बेचारे जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। तो जो दंगा चालू हुआ था, बोला जा रहा है एक बौद्ध महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी और इसका इल्ज़ाम लगाया गया था 3 रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर। इसके बाद से तो अल्पसंख्यक रोहिंग्याओं और बहुसंख्यक बौद्धों के बीच में, रोहिंग्या और बौद्ध लोगों के बीच में बहुत बार हिंसक टकराव हुआ है। इसमें ज़्यादातर मरने वाले लोग रोहिंग्या ही थे।
फिर हम देखते हैं कि ये लोग भाग भाग कर कहाँ जा रहे हैं, ये दूसरे देशों की शरण ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें कि 1980 के दशक के बाद और 1990 के शुरुआत में भारत ने म्यांमार से आने वाले हजारों शरणार्थियों का स्वागत भी किया था। लेकिन अभी देखा जाए ना तो जिस तरीके से इनको हम हैंडल कर रहे हैं उस तरीके से इनको इनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हम इस आर्टिकल की चर्चा कर रहे हैं। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। इसको आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल अटेंशन हमको देने की ज़रूरत है, तब जा कर के ये लोग जो मेंटल हेल्थ एपिडेमिक फेस कर रहे हैं, ठीक है, मानसिक रूप से इनके ऊपर जो हमला हुआ है ना उसको ये लोग जो फेस कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल अटेंशन के माध्यम से ही कर सकते हैं। कोई एक अकेला देश रोहिंग्या की समस्या को हल नहीं कर सकता है। शुरुआत करी जाती है कि कितने सारे शरणार्थी ऐसे हैं जो भारत में निवास कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, शॉर्टकट में UNHCR की बात करें, इस डेटा के हिसाब से देखा जाए दिसंबर 2023 तक 22,000 से भी ज़्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजी भारत में निवास कर रहे हैं। और किस कंडीशन में रह रहे हैं आप पिक्चर देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग म्यांमार से भाग कर के आए हैं 2012 और 2017 के बीच में, जब म्यांमार की मिलिट्री ने क्लियरेंस ऑपरेशन चालू कर दिया था। क्लियरेंस मतलब एकदम क्लियर ही कर देना है। किलिंग रोहिंग्या पीपल, रेपिंग वुमेन एंड डिस्ट्रॉइंग देयर विलेज इन रखाइन स्टेट, पूरी तरह से इनको समाप्त करने का ऑर्डर दिया गया था मिलिट्री की तरफ से। एक महिला की यहाँ पर स्टोरी बताई जाती है कि वो क्या क्या चीज़ों को फेस कर रही है। ठीक है, 24 साल की ये लेडीज़ हैं, इनका नाम है मोमिना। उनका कहना है कि मैं 16 साल की उम्र में म्यांमार से भागी थी। रास्ते में जो कुछ हुआ मेरे को सब कुछ याद है। हत्या, ऐसे लोग जिनके सिर काट दिए गए हैं, वो सब मेरे को याद है। अगली जो यहाँ पर दिक्कत फेस करी जा रही है कि भाई इनकी जो झोपड़ियाँ हैं वो जला दी जा रही हैं। ठीक है, दिल्ली के एरिया में ये लोग रहते हैं ये, एंड उन्हीं की तरह अदर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इन्होंने विटनेस किया है फायर्स बर्निंग डाउन देयर हट्स। झोपड़ी बना के रह रहे हैं, झोपड़ी में लोग आग लगा दे रहे हैं। ठीक, ये आग कभी कभी दुर्घटनावश लगती है, लेकिन कई बार राष्ट्रवादी चरमपंथी समूहों के सदस्य ऐसी आग को लगा देते हैं। ठीक है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसके लिए जिम्मेदारी भी ली है। उनका कहना है कि ये जो आग लगाई जा रही है रिफ्यूजी सेटलमेंट में दिल्ली में, ट्रिगर एंड री-ट्रॉमेटाइज मोमिना। बोला जा रहा है कि भाई इससे तो मानसिक आघात बहुत ज़्यादा मुझे पहुंचा है। जब आग लगती है, जब तेज़ आवाज़ें आती हैं तो मैं इतना डर जाती हूँ कि बेहोश हो जाती हूँ, ऐसा कहना है मोमिना का। अगला इशू ये लोग जो फेस कर रहे हैं वो है हेल्थ का इशू है। जैसे कि बहुत सारे लोग उसकी तरह गंभीर अवसाद, सीवियर डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ में आइडेंटिटी डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। आगे मोमिना के बारे में बोला जा रहा है कि भाई मानसिक बीमारी से मोमिना अकेली ग्रसित नहीं है। इनके ग्रुप वाले जो लोग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो राइटर है ना वो एक संगठन चलाती हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, द आज़ादी प्रोजेक्ट। तो ये जो आज़ादी प्रोजेक्ट है ऐसी महिलाओं को कहना चाहिए सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इसको सपोर्ट किया जा रहा है मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव के माध्यम से। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, ठीक है, जिनको फेंटिंग इंसिडेंट देखने को मिले हैं आफ्टर बाउट्स ऑफ एनेक्सिटी, डिसोसिएटिव एपिसोड्स एंड सेल्फ हार्म। कई महिलाएं ऐसी हैं खुद ही को अब आत्महत्या कर ले रही हैं, तेल लगा के जल जा रही हैं, क्योंकि टेंशन है। ठीक है, टेंशन है मतलब खुश नहीं है अपनी लाइफ से। इसका एक ही उपाय है कि आप आत्मक्षति कर लो। इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं।
हालांकि ये जो संगठन है केवल महिलाओं के लिए काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो कि महिलाओं की तरह मेंटल हेल्थ इलनेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, अगली चीज़ जो दिक्कत वाली बात है कि इनको लोग इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर देखते हैं, अवैध आप्रवासी के तौर पर इनको चिन्हांकित किया जाता है कि भाई जो म्यांमार में जीनोसाइड हुआ था, इसी के चलते चलते ये लोग यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशनी कंडीशन वो लोग फेस कर रहे हैं इंडिया में, उनको इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जैसे कि है एजुकेशन है, बेसिक हेल्थ है, लीगल सर्विस है, मतलब कानूनी सेवाएं हैं। साथ ही साथ रोजी रोटी के जो अवसर हैं, इसकी कमी ये लोग महसूस करते हैं। अगले नंबर की बात फिर वही आ जाती है कि जो एंटी मुस्लिम, एंटी रिफ्यूजी जीनोफोबिया हमारे देश में बढ़ते जा रहा है, और वो चीज़ इन लोगों के सामने दिखाई भी दे रही है। अगली जो चीज़ ये लोग फेस कर रहे हैं वो है आर्बिट्रेरी डिटेंशन ऑफ रोहिंग्या। इसका मतलब ये है कि रोहिंग्या लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में रखा जा रहा है। बहुत सारे रोहिंग्या लोग ऐसे हैं जिनके पास में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कार्ड मिला हुआ है कि भाई ये रिफ्यूजी लोग हैं। रोहिंग्या है UNHCR कार्ड जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि हम रिफ्यूजी हैं। इसके बावजूद भी इनके मन में डर है। डर क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए 500 से अधिक रोहिंग्या लोग ऐसे हैं जिनको डिटेनी के तौर पर रखा गया है, जेल में इनको बंद करके रखा गया है। एंड जेल में आप रख दे रहे हैं इलीगली, नो क्रिमिनल चार्जेस, इनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, कोई आपराधिक मामला नहीं है, फिर भी इन लोगों को डिटेंशन करके रखा जा रहा है। इसलिए भी ये लोग डरे सहमे रहते हैं। भारत में किसी भी रोहिंग्या बस्ती में घूमने से पता चल जाएगा कि हर दूसरे परिवार में या तो ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में हिरासत में हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी समय जेल में बिताया है। जैसे कि जो मोमिना की भाभी है ना, अमीरा, उनको भी जेल में डाल दिया गया था और लगभग 3 साल तक वो जेल में रही थी। ठीक है, इसके बाद उसको कब रिहा किया गया? जब उसको लकवा मार दिया गया और अदर जो बीमारी हो गई ना, तब जा कर के उसको छोड़ा गया था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ट्रॉमा एंड हील, आघात और उपचार के बारे में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अमीरा और अन्य जो रोहिंग्या शरणार्थी लोग हैं, ठीक है, इनकी प्रॉब्लम को समझने और उसको ठीक होने का कोई उपचार ही यहाँ पर समझ में नहीं आता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मुश्किल से बाहर निकल रहा है, ठीक है, अपने आप को कामों तक ही सीमित रख रहा है, हिरासत में बिताए गए वर्षों के बाद अमीरा और भी अलग थलग हो गई हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे संगठन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, वो लोग क्या चीज़ को फेस कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ही आगे आते हैं और लोगों की आवाज़ को ऊपर लेकर के जाते हैं। रोहिंग्या रिफ्यूजियों के लिए काम करने वाले बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, जिनको FCRA के माध्यम से फंडिंग प्राप्त होती थी, लेकिन FCRA ने क्या काम कर दिया है, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया है कि अब वे लोग फॉरेन से फंड नहीं ले सकते हैं। यदि हम पिछले कुछ सालों में बात करें तो बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं जो कि सपोर्ट करते हैं रोहिंग्या रिफ्यूजी को, या तो उनको बंद कर दिया गया है या तो फिर उनको कम कर दिया गया है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं केवल और केवल UNHCR सपोर्टेड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं अभी काम कर पा रहे हैं, लेकिन बट दे डू कॉशियसली एंड नॉट एट फुल कैपेसिटी। बहुत सावधानी से उनको काम करना पड़ता है, अपनी पूरी कैपेसिटी से ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। वे फॉरवर्ड में यदि हम बात करें, ठीक है, कि आगे क्या चीज़ हो सकता है, आगे की राह क्या हो सकती है, पहले नंबर की बात वही है कि भाई इंटरनेशनल अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी कंसिडरेबल अटेंशन दिया जा रहा है। 1 मिलियन जो रोहिंग्या रिफ्यूजी रह रहे थे बांग्लादेश में, उनके ऊपर तो ध्यान दिया गया है। भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों के बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संबंधी
समस्याओं के ऊपर इंटरनेशनल कमेटी को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमें करंट में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोन्ज अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। पहले नंबर की बात यह है, सबसे पहले तो हमको जो कोर रीज़न है, इस प्रकार से उनको जो मानसिक आघात पहुंच रहा है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग डिग्निटी के साथ में अपनी लाइफ जी सकें। सेकेंड नंबर की बात ये है, जो प्राइमरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो इन लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा जिनके पास में UNHCR का कार्ड है। तीसरे नंबर की बात ये है, हमको सपोर्ट करना पड़ेगा जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है टू बिल्ड सेफ स्पेसेस वेयर देयर रोहिंग्या रिफ्यूजी कैन एक्सेस सपोर्ट विदाउट फियर एंड स्टार्ट देयर हीलिंग जर्नीज। आगे इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं भारत में रहने वाले जो श्रीलंकाई तमिल लोग हैं जो कि रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं, वो लोग वहाँ से इंडिया भाग कर के क्यों आए, ऐसा क्या हुआ था श्रीलंका में। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका में कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं। धर्म बोल सकते हैं आप, कम्युनिटी बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा श्रीलंका में बौद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है जहाँ पर भी जिस देश में जिस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं ना, दबदबा उनका ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिक्स में भी यही लोग आगे रहेंगे, सरकार भी इनकी ही बनेगी, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी कोई फिर सुनने वाला नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि श्रीलंका में बौद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा है, तमिल जो लोग रह रहे हैं इनकी आबादी भी वहाँ पर अच्छी खासी है। हम यदि बोलें कि 75% बौद्ध लोग हैं तो इनकी भी जो संख्या है काफ़ी अच्छी खासी है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ जो तमिल लोग रहते हैं ना, ज़्यादातर हिंदू धर्म को मानते हैं। यहाँ पर भी दो तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। एक तो श्रीलंकाई तमिल होते हैं, मतलब जिनका हिस्सा पूरी जनसंख्या का लगभग 13% है। ये लोग श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में रहते हैं। इसके अलावा 4% आबादी भारतीय तमिलों की भी है जो लंबे वक्त से श्रीलंका में रह रहे हैं। ये लोग अंग्रेज़ों के ज़माने में चाय के बागानों में काम करने के लिए वहाँ गए थे और ये लोग यहीं के होकर रह गए हैं। देखा जाए तो श्रीलंका में तमिल लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव होते रहा है। बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंहली लोग और हिंदू धर्म को मानने वालों के बीच में हमेशा से ही वहाँ पर लड़ाई झगड़ा 36 का आंकड़ा रहा है। जैसे कि उनके बीच में विवाद कब खड़ा हुआ था, तो इसके लिए बोला जाता है सिंघली एक्ट आया था। सिंघली एक्ट कब आया था, कैसे आया था? इसमें बोला गया था कि देश की एकमात्र जो भाषा रहेगी, राष्ट्रीय भाषा रहेगी, वो सिंघली रहेगी, वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो कि उन्हीं लोगों को सपोर्ट करे। इंग्लिश को भी उन्होंने हटा दिया, इससे भी तमिल लोग नाराज़ हो गए। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या 1972 में हुई थी, ठीक है। श्रीलंका सीलोन हुआ करता था और वो उसका मुखिया ब्रिटिश क्राउन ही हुआ करता था। 1970 में सिरिमोवा भंडारनायके के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1972 में सीलोन ने खुद को ब्रिटिश क्राउन से अलग कर दिया, मतलब वो आज़ाद हो गया और सीलोन का नाम पड़ गया अब लंका। इसको बदल करके कर दिया गया श्रीलंका। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, राज का धर्म घोषित कर दिया इन्होंने बौद्ध धर्म। इसलिए तो भारत ने क्या काम किया था, जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो उसने हिंदू को अपना राजधर्म घोषित नहीं किया था। उसने क्या किया था कि भाई भारत में हम किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। यदि ऐसा हम कर देंगे तो दूसरे धर्म वाले लोग नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन श्रीलंका ने उल्टा कर दिया, उसने बौद्ध धर्म को राष्ट्र का एकमात्र धर्म घोषित कर दिया। अब ये लोगों की जो विरोध है ना और भी ज़्यादा खड़ा हो गया। इनको लगा नहीं, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, अब हमको एक अलग राज्य चाहिए। ऐसे ही करके दोनों धर्मों के बीच में, गुटों के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। इसके बाद वहाँ की सरकार क्या काम करना चालू कर देती है,
इन लोगों को मार करके भगाना चालू कर दी। भाग करके ये लोग कहाँ शरण ले रहे हैं? इंडिया में शरण ले रहे हैं। अब इंडिया ये लोग आ चुके हैं। अब ये लोग यहाँ पर कौन कौन सी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, यहाँ पर मेनली इसी बात का फोकस किया जाता है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं, जैसे कि इंडियाज़ एंड इंटर्न तमिलनाडु's रिफ्यूजी केयर मॉडल फॉर श्रीलंकन तमिल इज़ वन टू बी इम्यूलेटेड। देखिए, भारत सरकार और दूसरा राज्य सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। श्रीलंकन जो तमिल लोग यहाँ पर रिफ्यूजी के तौर पर आ रहे हैं ना, उनकी हेल्प के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो जो रिफ्यूजी केयर मॉडल है उसको किस प्रकार से नकल करने की ज़रूरत है, किस प्रकार से कॉपी करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करना है हमको। अब हम बात कर रहे हैं श्रीलंकन तमिल जो कि इंडिया आए हैं। श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल लोग हैं इंडिया आए थे, मतलब तमिलनाडु के किनारे इनका आना चालू हुआ था पहली बार 1983 के दशक में। और अब ये लोग आ गए हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग आए हैं, सब कुछ इन्होंने खो दिया है। आखिर ये लोग आए क्यों थे? अपनी जान बचा कर के ये लोग भागे थे। हेट फील्ड एथनोसेंट्रिक वायलेंस वहाँ पर हो रहा था, ठीक है, जिसके चलते चलते इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वहीं यदि हम बात करें कि इन्होंने भारत को ही क्यों चुना, दूसरे देश भी जा सकते थे, तो ये जो मोस्ट वल्नरेबल श्रीलंकन तमिल है ना, ये इंडिया पास में पड़ता है। दूसरे नंबर की बात ये है, ठीक है, आप इसको जल्दी से एक्सेस कर पा रहे हैं। दूसरा कि भाई आप अपनी सेम टू सेम भाषा वाले लोग, अपने खुद के रिलेशन वाले लोग हैं, उनके बीच में जा कर के आप रह सकते हैं। वहीं यदि हम संख्या के हिसाब से बात करें कि इनकी संख्या कितनी है, तो देखिए 1983 से यदि हम देखें तो 3,34,797 श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं तमिलनाडु में। ये लोग 4 फेज़ में आए थे और ये फेज़ में बताया जा रहा है जैसे कि 1983 से 1,34,054, ये 1983 से 87 के बीच में आए थे। 1,22,000 1989 और 90 के बीच में। 54,188 आए थे 1995 और 2002 के बीच में। एंड 24,556 आए थे 2005 से 24 के बीच में। करेंट स्टेटस की यदि हम बात करें 1 जनवरी 2024 तक लगभग 57,975 जो रिफ्यूजी हैं वो रह रहे हैं 105 गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे कैंप्स में तमिलनाडु में। एंड अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो 40,000 श्रीलंकन तमिल है ये लोग आउटसाइड कैंपस में रह रहे हैं तमिलनाडु में पुलिस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। आगे हम चर्चा करते हैं कि भाई इन लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है। One of an individual family living with basic facilities in hand to that of a sharing of basic facilities। ज़्यादातर ये लोग जो रह रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़ इनको जो मिल रही है ना वो शेयरिंग वाली रहती है, जैसे कि टॉयलेट, घर हो गया, सब कुछ आपको शेयर करना है, आपका खुद का प्राइवेट कुछ नहीं होने वाला है। सेकेंड नंबर की बात ये है अब इनका जो जीवन है ना पूरी तरह से बदल चुका है। ये लोग आइसोलेटेड कैंप्स में रह रहे हैं अलग अलग लोकेशन में। आल्सो फ्रॉम देयर आउन होम सेट अप टू लाइफ इन हट। अलग से रहना तो आप झोपड़ी बना करके रहिए। ज़्यादातर इनके जो घर रहते हैं टेम्पररी शेड के रूप में या फिर कॉमन बिल्डिंग के तौर पर दिखाई देते हैं। ये लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमन वाटर रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं डेली उपयोग के लिए, ठीक है। मतलब इनके पास में जो नल का पानी है ना, पोर्टेबल वाटर है, वो लिमिटेड आता है। अब अगली बात यह है कि भाई यहाँ पर जो कैंप में लोग रह रहे हैं ना वो लोग रजिस्टर्ड है। एंड एवरी पर्सन रिसीव ए मंथली डोल आफ्टर बाई मंथली रोल कॉल दैट इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इन कैंप।
कुल मिलाकर के कैंप में जो रह रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन हुआ है और इनको सुविधाएं भी मिल रही हैं। जैसे कि कैश डोल की बात करें, कैश भी मिल जा रहा है इनको, बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि फ्री हाउसिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर एंड मंथली फूड राशन। इसी को बोला जा रहा है क्या चीज़, मंथली डोल बोला जा रहा है। तीसरे नंबर पे इनको क्या क्या चीज़ मिल जा रहा है, ये लोग कुछ कुछ जो वेलफेयर स्कीम है स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे कि तमिलनाडु चलाता है वुमेंस राइट्स स्कीम। महिलाओं को कहता है कि भाई आप लोग इतना मेहनत करते हैं घर में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, हम आपको मंथली सैलरी देंगे, सैलरी के तौर पर पैसा देंगे। तो 1,000 पर महीना मिल रहा है। तो सरकार यहाँ की कम से कम इतना तो है कि इन लोगों के बारे में सोचती है, जो अपने लोगों को दे रही है वो इन लोगों को भी दे रही है। वहीं एजुकेशन के मामले में देखें तो अभी ये लोग किस प्रकार का एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं। रिफ्यूजी जो श्रीलंकन तमिल लोग हैं, गवर्नमेंट स्कूल को एक्सेस कर पा रहे हैं, साथ ही साथ वो रिसीव करते हैं एडिशनल बेनिफिट 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से, इफ़ दे प्रोग्रेस टू हायर एजुकेशन। यदि आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आपका कॉलेज हो गया है, आपको IIT करना है, BE करना है, ये सारी चीज़ें करना है, तो सरकार कहती है कि हम महीना का 1,000 रुपये आपको देंगे। तो इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है, आप सोच लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ वन टाइम एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम भी चलाए गए हैं जो कि अवेलेबल है रिफ्यूजी पर्सन के लिए, जैसे कि आर्ट साइंस कॉलेज स्टूडेंट, इनको 12,000 रुपये मिलता है। एंड स्टूडेंट ऑफ जो इंजीनियरिंग हैं उनको कोर्स के लिए 50,000 रुपया दिया जाता है। ये वन टाइम रहता है, एक ही बार इनको दिया जाता है। वहीं यदि हम इनके घरों की बात कर लें, मोस्ट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने हैंड ओवर किया है ब्रांड न्यू होम्स अबाउट 5,000 श्रीलंकन तमिल को। नए नए किस्म के फ्लैट टाइप के घर बनाए गए हैं और इनको दिए गए हैं। अब हम बात करें कि भाई सरकार कितना खर्चा कर रही है। एक स्टडी आई है 2023 के एंड में, ये ख़त्म हुई थी। डॉक्यूमेंटेड दैट गवर्नमेंट स्पेंट अबाउट 262 करोड़ ऑन रिफ्यूजी, 170 करोड़ रुपए डायरेक्टली और 92 करोड़ रुपया इनडायरेक्ट तरीके से खर्चा हो रहा है सालाना। अब कंडीशन के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है, स्कूलों में इनका इनरोलमेंट कैसे करके चल रहा है। तो 100% इनरोलमेंट स्कूल में है इन बच्चों का। एंड 4,500 ग्रेजुएट्स हैं इन कैंप्स में। तो जाहिर सी बात है, यदि ये लोग पढ़ लिख गए हैं तो अच्छे कामों में ही लगेंगे और भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अब इनकी कोई जाति नहीं है, ठीक है, जाति को ये लोग भूल चुके हैं, ये लोग रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। तो कम से कम जातिवाद जो है यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब हम बात करते हैं 1951 का जो कन्वेंशन हुआ था, रिफ्यूजी कन्वेंशन, जिसमें बोला जा रहा है कि भाई कोई यदि अपनी जान बचा करके भाग रहा है, जान को खतरा है, यदि वो रिटर्न होकर के जाएगा तो उस व्यक्ति को आपको शरण देना चाहिए। भारत ने इसके ऊपर साइन नहीं किया था। ऑलरेडी भारत को लगता था कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इतने ही लोगों को तो हम पेट नहीं पाल पा रहे हैं, तो बाकी लोगों को हम कैसे करके पालन पोषण करेंगे। इसलिए जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, इसके ऊपर साइन नहीं किया है भारत ने। अब तमिलनाडु की सरकार ने एक और कदम ये उठाई है कि भाई इनका जो कैंप्स रहते थे उन कैंप्स का नाम सरकार ने चेंज कर दी है। तो 28 अक्टूबर 2021 को एक ऑर्डर पारित किया गया था जिसमें रिफ्यूजी कैंप का नाम चेंज कर दिया गया, नाम रखा गया है श्रीलंकन तमिल रिहेबिलाइजेशन कैंप। साथ ही साथ ये जो श्रीलंकन रिफ्यूजी रहते हैं उनको एड्रेस किया जाता है एज ए डिस्प्लेस्ड तमिल के रूप में, जो कि श्रीलंकन तमिल हैं इंडिया में। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा के मामले में तमिल जो रिफ्यूजी लोग हैं कैसे करके आगे बढ़ रहे हैं। 2 जनरेशन से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक। तो इन्होंने अपने आप को एम्पावर्ड कर लिया है एक्सपीरियंस और एजुकेशन के मामले में।
और ये वाली चीज़ हमको कहाँ पर पती है, कहाँ से पता चला, OFERR के माध्यम से, अदर वेल विशर्स डोनर एंड पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैज़ फैसिलिटेड द पैट्रोनेज एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे पॉलिटिक्स वाले लोग, इनको सपोर्ट करने वाले लोग, सरकार, केंद्र सरकार की मदद से काफ़ी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम बात करें, ठीक है, जब श्रीलंका में वार एंड हो गया 2009 में, तो 16,641 जो रिफ्यूजी थे हैव रिटर्न टू श्रीलंका अकॉर्डिंग टू OFERR डेटाबेस। काफ़ी सारे लोगों को वापस भेजा भी गया था जो लोग जाना चाहते थे वहाँ पर, कि भाई यदि अच्छे से रह सकते हैं, तो वो लोग गए भी थे। धीरे धीरे करके इनको रिटर्न करने की जो स्पीड है काफ़ी गति पकड़ रही थी, लेकिन कोविड-19 जब आया ना, तो कोविड-19 की चलते चलते श्रीलंका की हालत खुद ख़राब हो गई। तो वो रिफ्यूजी लोगों को क्या लाएगा अपने यहाँ पर। अब यदि हम बात करें, क्या भारत नागरिकता इनको दे सकता है? सरकार यदि सिटीजनशिप देती है जो रिफ्यूजी लोग हैं श्रीलंका के, तो आप जो है लोगों में, लोकल लोगों में इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। द ऑप्शन ऑफ थर्ड कंट्री रीसेटलमेंट आल्सो रिमेन वेरी स्लिम, आल्सो अदर इंटरनेशनल क्राइसिस हैव टेकन प्रायोरिटी। नेक्स्ट यदि हम न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ में जाएं, तो यहाँ पर पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रहा है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, बारिश का मौसम चालू हो गया है और असम वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये ऑलरेडी से फ्लड वाले एरिया में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि ये लोग ये क्या काम करते हैं, ऊंचे वाले स्थानों में जाना चालू कर देते हैं जब बाढ़ आती है। तो अभी हाल फिलहाल में पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देख लेते हैं। लोकेशन की यदि हम बात करें, तो ये लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ वाले किनारे की तरफ जाएंगे। यदि हम दक्षिण वाले हिस्से की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर पड़ता है, जिला पड़ता है मोरीगांव और असम स्टेट में ये लोकेटेड है। 38.85 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। ये ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, वेटलैंड हैबिटाट अवेलेबल कराता है इंडियन राइनोस को। एक सींग वाले जो गैंडे हैं ना, उनके लिए घास का मैदान ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि इसमें शामिल है द सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ द राजा मायोंग रिजर्व फॉरेस्ट एंड पोबीतोरा रिजर्व फॉरेस्ट। 2 रिजर्व फॉरेस्ट इसके अंतर्गत में आ जाते हैं। स्टेटस की यदि हम बात करें, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस प्राप्त हुआ था 1987 में। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि ये अपने आप में जाना जाता है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोकोर्स इन कंट्री। भारत में सबसे ज़्यादा डेंसिटी में यहीं पर एक सींग वाले गैंडे देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि आपको जगह ढूंढना है कि कहाँ पर ज़्यादा गैंडे देखने को मिल सकते हैं, तो आपको यहीं जाना चाहिए। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी काजीरंगा के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो लैंडस्केप है सेम टू सेम है, एंड जो पॉपुलेशन है एक सींग वाले गैंडे की, वो आप समझ लीजिए उसके बराबर ही आपको देखने को मिली। ग्रासलैंड के बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता, खाली 15 घास की प्रजातियां यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। बहुत सारा फ्लोरा एंड फोना हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इंडेंजर्ड वन हॉर्न राइनोस के लिए एंड अदर मैमल जैसे कि लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, फेरल बफेलो, वाइल्ड पिग, चाइनीज पेंगोलिन इत्यादि के लिए जाना जाता है। अगला वाला जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है दोस्तों, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से रिलेटेड है। इसको इंग्लिश में हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं और एमएसपी के रूप में आप लोग ज़्यादा जानते हैं, एमएसपी।
तो एमएसपी आखिर है क्या? एमएसपी का मतलब ये है किसानों को सरकार के द्वारा सही दाम की गारंटी देना। एग्जाम्पल के तौर पर ज़्यादा पानी गिर गया, सूखा पड़ गया, ओला हो गया, खड़ी फसल गिर गई, इस कंडीशन में सरकार पहले से ही ये डिसाइड कर देती है कि हम आपको इस रेट में ख़रीदेंगे। अब इससे किसान लोग इंश्योर हो जाते हैं कि प्राइवेट प्लेयर यदि कम दाम में ख़रीदेगा तो हम उसको नहीं बेचेंगे, हम कहाँ बेचेंगे? सरकार को। दूसरा काम सरकार एमएसपी के माध्यम से ये करती है कि ये क्या है, बुआई के पहले एमएसपी निर्धारित कर दी थी। जैसे कि अभी धान बुआई का काम चालू होगा तो धान बुआई के पहले ही सरकार बोल देगी कि धान की जो एमएसपी है हम ये रखेंगे, मतलब धान की खरीदी इस रेट पर करेंगे। सरकार इस बात को इंश्योर करती है कि जिस चीज़ की पैदावार मुझे बढ़ाना है, उसको लगता है कि मार्केट में दाल की कमी जा सकती है, तो वो क्या काम करेगी? दाल की एमएसपी बढ़ा देगी। उसको लगता है कि चावल की कमी जा सकती है, तो वो धान की एमएसपी बढ़ा देगी। उसको लगता है उड़द की डिमांड बढ़ने वाली है, तो वो किसानों को बोलेगी हम एमएसपी बढ़ा दे रहे हैं, आप ज़्यादा फसल उगाइए। तो ये चीज़ भी इंश्योर कर लेती है। दूसरी चीज़ इंश्योर करती है कि किसानों को उसका सही प्राइस मिले। एक चीज़ ये हो गई कि भाई मार्केट की चीज़ जो अवेलेबल रहेगी या नहीं रहेगी वो चीज़ वो क्लियर कर लेती, किस चीज़ की कमी उस चीज़ को हम बोआएंगे, किसानों को सही दाम देंगे। और तीसरे नंबर की बात हो जाती है कि सरकार किसानों से इस मूल्य में खरीदती, अच्छा खासा मूल्य में खरीदती है और गरीब लोगों को कम दाम में उसको बेचती है। तो ये तीन चीज़ों को इंश्योर करती है सरकार एमएसपी के माध्यम से। तो जो एमएसपी है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइस के माध्यम से करी जाती है। एक कमीशन बनाया गया है, वो निर्धारित करता है कि कितना किस में रुपया बढ़ाना है, जो कि कितना लागत लग रहा है, कितनी डिमांड है उस फसल की और कितना अभी स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है, और बाज़ार का क्या प्राइस रहने वाला है। साथ ही साथ अंतर फसल मूल्य समानता जैसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता है और रेट निर्धारित करता है। सीएसएपी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ में काम करता है, संलग्न एक कार्यालय। इसकी स्थापना करी गई थी सन 1965 में। तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी एमएसपी के लेवल पर अंतिम निर्णय देती है। कौन? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, क्योंकि अब रुपए पैसे की बात आ गई है तो किस कमेटी को भेजेंगे? आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को भेजेंगे, वो फाइनल करेगा। एमएसपी के अंतर्गत देखा जाए 22 मैंडेटेड क्रॉप के लिए एमएसपी जारी करी जाती है और गन्ने के लिए दिया जाता है एफआरपी, जिसको उचित और लाभकारी मूल्य बोलते हैं। तो ये जो गन्ने के लिए है ना, ये चीज़ किसको दी जाती है? वो मिल वालों को देते हैं, किसान लोगों को नहीं देते हैं। मैंडेटेड फसलों में खरीफ की जो फसलें हैं 14 हो जाती हैं, 6 आ जाती हैं रबी की फसलें और 2 होती हैं अन्य वाणिज्यिक फसलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 22 मैंडेटेड फसलें हैं, 14 खरीफ की हैं, 6 रबी की हैं और 2 अन्य वाणिज्यिक हैं। 7 इसमें अनाज है, 5 दालें हैं, 7 तिलहन हैं, 7 दूनी 14, ठीक है। कच्चा कपास, जूट कपास, नारियल, कोपरा, ये सब चीज़ों को इसमें शामिल कर दी है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि रसिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशनशिप को बताता है। अब चूँकि अमेरिका जैसे कंट्री जो कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरे देशों को कहती है कि मेरे ऊपर हमला कोई करेगा तो आप लोग बचाना, आपके ऊपर हमला करेगा कोई तो मैं आपको बचाऊंगा। तो ठीक इसी प्रकार से अमेरिका को जवाब देने के लिए रसिया और नॉर्थ कोरिया ने एक पैक्ट पर साइन किए हैं, जिसमें बोला गया है यदि मेरे ऊपर अटैक होता है तो आप
मदद करना आपके ऊपर होगा तो मैं मदद करूँगा। ये एक इंटरनेशनल मामले में देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर साइन किया गया है। कुल मिलाकर के यहाँ हमको रिवाइवल देखने को मिला है एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ठीक है, अंडर 1961 ट्रिटी, जिसको अडॉप्ट किया गया था कोल्ड वार एलायंस के माध्यम से, जिस दैट वाज एनोल्ड इन 1990 व्हेन सोवियत यूनियन एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद साउथ कोरिया। तो आप देखेंगे कि फिर से दोनों के देशों के बीच में ये जो संबंध है, फिर से वो वाला जो पैक्ट है अब लागू कर दिया गया है। यहाँ पर एनुअल वर्ड यूज़ किया गया था जिसका मतलब होता है रद्द कर दिया जाना। एग्रीमेंट किया गया है कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के माध्यम से। इसको साइन किया गया है रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उनके द्वारा वेडनेसडे के दिन। आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर की यदि हम बात करें, ये प्रोवाइड करता है द राइट ऑफ ए मेंबर कंट्री टू टेक इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस एक्शन। इसलिए उस हिसाब से इंटरनेशनल हिसाब से ये लोग कदम उठाए हैं। यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 51। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, कुछ समय पहले ये चर्चा रहा था कि भाई रसिया जो है नॉर्थ कोरिया को काफ़ी मॉडर्न वाले वीपन प्रोवाइड करेगा।